नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम सलाहकार समूह की हुई बैठक। उत्तराखंड में निवेश को लेकर की गई चर्चा। सीएम धामी बोले, उद्योगपतियों के इन्वेस्टमेंट से राज्य को मिलेगा लाभ। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने दाखिल किया नामांकन। भाजपा और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के नाम पर लगाई मोहर। चुनावी रण में उतरेंगे विपक्ष के 40 प्रचारक। उत्तराखंड युवाओं के लिए खुशखबरी। कौशल और सेवायोजन विभाग में अब आउटसोर्सिंग के तहत मिल सकेगा रोजगार। शासन ने जारी किया जियो। और देहरादून नगर निगम के अधिकारियों से पार्षद परेशान। पार्षदों की अधिकारी नहीं करते सुनवाई। बोर्ड बैठक में भी अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम सलाहकार समूह की बैठक हुई है, जिसमें उद्योगपतियों ने इन्वेस्टर समिट से पहले ही उत्तराखंड में निवेश करने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर 2.5 लाख करोड़ के MOU लक्ष्य निर्धारित किया गया है। काफी उत्साह उद्योगपतियों में इन्वेस्टमेंट को लेकर दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश को मिलेगा। देखिए, 2.5 लाख करोड़ के MOU हमारे हों ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले साल पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे जस्ट दुगना जो है अभी लक्ष्य निर्धारित किया है। और उस दिशा में हमको जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार हुआ है उत्साहजनक है और लोग आना चाहते हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले बीजेपी की उम्मीदवार पार्वती दास ने बुधवार को अपना नामांकन कर दिया था। दोनों मुख्य पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही दोनों ही पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर भी कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने स्टार प्रचारक भी तय कर दिए हैं। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम पर मुहर लगाई है, जो कि बागेश्वर में बसंत कुमार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष उपस्थित हैं उसमें कार्यक्रम में, और कार्यकर्ताओं का अपार उत्साह देखने को मिला है। भीड़ आपके सामने है, महत्वपूर्ण लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और कार्यकर्ता का हुजूम है, और निश्चित रूप से उससे उत्साह भी बढ़ता है। और बागेश्वर का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अच्छे मतों से जीतेगी। बागेश्वर उपचुनाव पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई है। दोनों ही मुख्य पार्टियां अपनी अपनी जीत के दम भर रही है, लेकिन इस बीच पार्टी के साथ लंबे समय से वफादारी निभाने वाले कार्यकर्ता और नेता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर क्यों, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बागेश्वर उपचुनाव की तैयारी तेज। बीजेपी कांग्रेस ने उतारा कैंडिडेट। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता मायूस। कार्यकर्ता खुद को कर रहे ठगा महसूस। कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए दोनों ही मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारते हुए जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन इस बीच दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं, वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से पार्टी के साथ जो नेता कार्यकर्ता बने हुए हैं, पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए किसी बाहरी चेहरे को प्रत्याशी बनाया, जिसके कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होता दिख रहा है। बता दें कि बीजेपी ने सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए जहां चंद्रराम दास की पत्नी पार्वती दास को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने उस चेहरे को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसने 2022 में आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था और एक दिन पहले ही आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ। कांग्रेस ने बसंत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में कांग्रेस के पास अपना कोई चेहरा नहीं था जिस पर दांव कांग्रेस लगा सकती थी, या फिर कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा ही नहीं था, जिसके कारण कांग्रेस ने एक ऐसा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जिसने एक दिन पहले ही कांग्रेस को ज्वाइन किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहती है कि देश की पुरानी पार्टी है। उस पार्टी के आज ये हालात हो गए हैं कि कोई भी कार्यकर्ता उससे चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पार्टी को इतनी तलाश करनी पड़ी कि चुनाव लड़ने के लिए आयातित प्रत्याशी लाना पड़ा। अब जिस पार्टी के पास आयातित प्रत्याशी हो, वो कहाँ किस रेस में खड़ी है,
भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में बहुत बड़े अंतर के साथ जीतने वाली है। हालांकि ये सवाल सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए भी ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के पास भी कोई जिताऊ प्रत्याशी नहीं था जिसे बागेश्वर उपचुनाव में उतारा जा सकता था। जमीनी कार्यकर्ता को जो सालों साल से वहाँ विधायक बनने के सपने संजोकर बैठा है उसको टिकट देते, लेकिन ये तो सहानुभूति के बल पर वैतरणी पार करना चाह रहे हैं। और ये बात वो लोग कर रहे हैं जिनके आधे ही मंत्रिमंडल जो है वो कांग्रेस से आयात किया गया है। तो आयात और निर्यात की बात तो भाजपा को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा वो पार्टी है जो येन केन प्रकारेण किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहना चाहती है। उसके लिए चाहे हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, खरीद फरोख्त करनी पड़े या किसी भी निचले स्तर तक गिरना पड़े। वहीं बसंत कुमार को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी से ज्योत सिंह बिष्ट ने चुटकी ली है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तो उनको इस तरह से आम आदमी पार्टी के यहाँ से चोरी करके और तब प्रत्याशी को चुपचाप से ले जा करके हमारे जो 22 के चुनाव के प्रत्याशी थे बसंत कुमार, ये उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और ये क्योंकि ऐन मौके पर हुआ, हम तो बसंत कुमार जी पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो पार्टी के मजबूत प्रत्याशी हैं और वो चुनाव लड़ेंगे, तो हमने किसी दूसरे नाम पर विचार भी नहीं किया। तो उसकी वजह से अब स्थिति यह आई कि हमको चुनाव मैदान से किनारे होना पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशी को उतारा है, उससे यकीनन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, आगे बढ़ने की चाहत सबके मन में होती है, लेकिन जब ये पूरी न हो तो मनोबल और ऊर्जा कमजोर होना लाजमी है। बहरहाल दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत को आंकते हुए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि कौन बाजी मारता है और अपने नाराज कार्यकर्ताओं को पार्टी किस तरह से जोड़कर रख पाती है। नगर निगम के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्षदों को अपने वार्डों में अधूरे काम भी याद आने लगे हैं और उन अधूरे काम को पूरा ना कर पाने के पीछे आरोप नगर निगम के अधिकारियों पर लगाया जा रहा है कि अधिकारी पार्षदों की सुनते ही नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पार्षदों का अधिकारियों पर आरोप, पार्षदों की नहीं सुनते अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी करते हैं मनमानी। बोर्ड बैठक में पार्षदों ने खरी खोटी सुनाई। नगर निगम का चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब तक सुस्त बैठे पार्षद भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। साल की दूसरी बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पार्षदों का गुस्सा नगर निगम के अधिकारियों पर फूट पड़ा और अधिकारियों पर पार्षदों ने आरोप लगाया कि वो उनकी सुनते नहीं हैं और मनमानी करते हैं। बोर्ड बैठक की इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पार्षद किस तरह से कर्मचारियों को खरी खोटी सुना रहे हैं। हम लोग जिला योजना का पैसा लगा रहे हैं उसमें, अरे आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके अधिकारी ये कहते हैं स्कीम है पर हमारे पास जियो नहीं है अभी तक। वही पार्षद का कहना है कि उनके वार्ड में लाइट की समस्या है, जिसको लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कर्मचारी सुनते नहीं है। अब आपको बताते हैं कि बोर्ड बैठक में पार्षदों ने कौन कौन से सवाल सामने रखे। स्ट्रीट लाइट्स की शिकायत कई बार कर्मचारियों को की जा चुकी है। अब आम जनता इस तरह की शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से कर रही है। वार्डों में 70 वाट की जगह 35 वाट की लाइट लग रही है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई कर्मचारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं। सफाई वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगा है, लेकिन फिर भी नियमित क्यों नहीं चल रहे। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा कंपनियों को करोड़ों रुपए के सफाई वाहन खरीद कर दिए गए, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा 3 से 4 दिन में उठ रहा है। इससे नगर निगम और सरकार की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत नहीं होने और खराब लाइट समय से ठीक नहीं होने को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वो कंपनी के अधिकारियों के बहाने सुनने को तैयार नहीं। ये अधिकारियों की बिल्कुल तानाशाही है। एक विभाग दूसरे के ऊपर डाल देता है, दूसरा विभाग तीसरे के ऊपर डाल देता है। जल संस्थान कहता है जल निगम कहता है जल संस्थान। स्मार्ट सिटी वाले कहते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी काम करेगा, पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं ये दूसरा विभाग करेगा। इस तरह से इनकी आपसी लड़ाई में जो है वो जनता बहुत परेशान है। वही पार्षद आफ्ताब का कहना है कि अधिकारी काफी हावी हो रहे हैं। ज्यादातर नीचे लेवल के कर्मचारी कमीशन चाहता है और रिश्वत चाहता है, उसके बिना नगर निगम का कर्मचारी काम नहीं करता। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अधिकारी बहुत हावी है और
ज़्यादातर नीचे लेवल पे अगर मैं कहूँ, नीचे लेवल पे अधिकारी बहुत हावी है और वो कमीशन चाहता है, वो रिश्वत चाहता है, उसके बिना वो हिलता नहीं है। ज़्यादातर अधिकारी इस तरह के इस प्रवृत्ति के हैं। ऊपर जो लेवल है वो अच्छा है, साफ़ सुथरा है, प्रदेश का विकास चाहता है, लेकिन अगर नीचे वालों को टाइट नहीं किया गया, उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, ये हानि देगा प्रदेश सरकार को भी। वहीं पार्षद राजेश परमार का कहना है कि अफसरशाही तो हावी है। जब कोई पार्षद कार्यालय में जाता है तो नगर निगम के कर्मचारी पार्षदों को तवज्जो तक नहीं देते। अफसरशाही जब हम ऑफिस में जाते हैं, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, पहली बात है वो जो जल्दी से तवज्जो नहीं देते हैं। तवज्जो देते भी हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख के ले जाते हैं, कोई समस्या उठाते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है, देख लेंगे, करेंगे। ऐसे करते करते सालों गुजर जाते हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा से पार्षदों की नाराजगी के बारे में जब जानकारी ली गई तो मेयर साहब का कहना है कि शहर में बहुत विभाग काम कर रहे हैं। हमारे जो पार्षद हैं उनके क्षेत्र की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए ही बोर्ड बैठक बुलाई गई और अधिकारियों को बुलाया गया। देखिए, शहर में बहुत विभाग काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी भी काम कर रहा है, PWD भी, सिंचाई विभाग भी, अन्य विभाग काम कर रहे हैं। इस बार हमने प्रथम बार जो है जितने विभाग जो है देहरादून में काम कर रहे हैं, चाहे वो गेल हो, चाहे ADP हो, चाहे PWD हो, NH हो, स्मार्ट सिटी हो, सिंचाई विभाग हो, सभी को जो है हमने यहाँ बुलाया है और जो हमारे पार्षद हैं उनकी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन अधिकारियों के सामने रखकर समाधान करने का जो है प्रयास किया है। वार्डों में हो रही समस्याओं को लेकर जिस तरह से कर्मचारी और अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं तो ऐसे में पार्षदों का आरोप जायज है, लेकिन सवाल है कि एक दो बार यूं बैठक कर समस्या सुन लेने से क्या वाकई में परेशानियां दूर हो जाएंगी? जिस तरह का आरोप पार्षद अधिकारियों पर लगा रहे हैं, क्या इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती या फिर बैठक करके सिर्फ खाना पूर्ति करना ही मकसद है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसके साथ ही देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया गया है, जिससे अब लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा। ये संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया है। आपको बता दें कि फरवरी में बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टाम्प ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार नगर निगम में इसका विरोध किया जा रहा था। म्यूटेशन शुल्क है उसका जो 150 रुपये की जो फीस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है उसको रेशनलाइज करके बढ़ाया जाए और बोर्ड की ही सहमति के अनुसार समिति का, पार्षदों की समिति का गठन करते हुए उन्हीं से प्रस्ताव जो है फाइनल प्राप्त करके उसको लागू किया गया था। वर्तमान में उसको लागू करने के पश्चात कई जगह से इस प्रकार का थोड़ा सा शिकायत आई है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और इसके संबंध में इस बोर्ड बैठक में ये शुल्क में 50% की जो है छूट देने का जो है प्रस्ताव हुआ है। वहीं रजिस्ट्रियों पर रोक को लेकर चल रही अफवाहों को लेकर हल्द्वानी की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को अपनी जमीन बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि जिले में अलग अलग जमीनों की खरीद फरोख्त में रेरा एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है और लोगों के बीच ये अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रियां बंद कर गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट में जिन कॉलोनी में नियमों का उल्लंघन पाया गया है उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। उनमें रजिस्ट्री करने से पहले रेरा का जो नियम है उसमें मात्र शपथ पत्र पर ही जो है निर्भर ना रहा जाए। कुछ बिंदुओं पर क्रॉस चेक करने के लिए तहसीलदार से आज्ञा भी ले ली जाए। तो रजिस्ट्री को रोका नहीं गया है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। रजिस्ट्री रोकी नहीं गई है, उनको क्रॉस चेक कर शपथ पत्रों को क्रॉस चेक करने की एक व्यवस्था लागू की गई है ताकि शपथ पत्र का जो झूठा एफिडेविट देकर जो है इलीगल प्लॉटिंग करने के मामले आ रहे हैं उन पर रोक लग सके। प्रदेश भर में अब डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हल्द्वानी के सरकारी बेस अस्पताल में डेंगू के 14 नए मामले सामने आ चुके हैं, जहां मरीजों का इलाज भी चल रहा है। डेंगू के बढ़ते खतरे के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही है। यही नहीं, बेस अस्पताल का जो डेंगू वार्ड है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। यहाँ तक कि मरीजों को प्लेटलेट के लिए भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, जिससे कि प्लेटलेट तैयार कर डेंगू के मरीजों की जान बचाई जा सके। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम सलाहकार समूह की हुई बैठक। उत्तराखंड में निवेश को लेकर की गई चर्चा। सीएम धामी बोले, उद्योगपतियों के इन्वेस्टमेंट से राज्य को मिलेगा लाभ। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने दाखिल किया नामांकन। भाजपा और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के नाम पर लगाई मोहर। चुनावी रण में उतरेंगे विपक्ष के 40 प्रचारक। उत्तराखंड युवाओं के लिए खुशखबरी। कौशल और सेवायोजन विभाग में अब आउटसोर्सिंग के तहत मिल सकेगा रोजगार। शासन ने जारी किया जियो। और देहरादून नगर निगम के अधिकारियों से पार्षद परेशान। पार्षदों की अधिकारी नहीं करते सुनवाई। बोर्ड बैठक में भी अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई।